हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के पार्ट 3 का रिवीजन करेंगे। अन्य पवनें, गर्म पवनें कौन कौन सी हैं। पहले चिनूक पवन, यह रॉकीज पर्वत के पूर्वी ढलान पर बहती है। इसे स्नो ईटर भी कहा जाता है। बर्फ के पिघलने पर चारागाह क्षेत्र बनता है। फॉन पवन, यह आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढलानों पर चलती है। यह चिनूक के समान है। स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इटली में चलती है। फिर सिरक्को, सहारा मरुस्थल पर चलने वाली धूल भरी आंधियों को सिरक्को कहा जाता है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मिस्र में, इजिप्ट में इसे खमसिन के नाम से जाना जाता है। ट्यूनीशिया में इसे चिली कहा जाता है। लीबिया में गिबली और स्पेन में लिवेक। यह भूमध्य सागर को पार कर इटली में वर्षा कराती है। इसे रक्त की वर्षा कहते हैं। फिर है हरमटन को डॉक्टर विंड भी कहते हैं। ये अफ्रीका की गिनी की खाड़ी में प्रवाहित होती है। फिर सेंटा आना, ये कैलिफोर्निया में प्रवाहित होती है। फिर योमा जापान में, काइमबैग इंडोनेशिया में, लू उत्तर भारत में बुंदेलखंड में विशेष तौर पर। फिर हबूब सूडान क्षेत्र में। फिर शिमूम ईरान और इराक में। शामल अरब प्रायद्वीप में। टेम्पोरल मैक्सिको मध्य अमेरिका में। नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में। ब्लैक रोलर यूएसए कनाडा में। और ब्रिक फील्डर जो है ऑस्ट्रेलिया में बहती है। फिर आती है ठंडी पवनें में पहली है ब्लिजार्ड ध्रुवीय क्षेत्रों पर बहती है, जैसे ग्रीनलैंड, अलास्का और अंटार्कटिका, रसिया इत्यादि इलाकों पर। बुरान साइबेरिया, पुरगा टुंड्रा। फिर मिस्टल स्पेन फ्रांस में बहती है, स्पेन और फ्रांस में। फिर बोरा इटली और सर्बिया में बहती है। फिर नॉर्दर यूएसए में बहती है। फिर पायागोयो मैक्सिको सेंट्रल अमेरिका में बहती है। फिर जोंडा अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील में। और जो ये जोंडा है इसे विंटर फॉन भी कहते हैं। फॉन जो थी वो हॉट विंड थी, लेकिन जो ये जोंडा है ये कोल्ड विंड है, लेकिन इसे विंटर फॉन कहते हैं। सदर्न बस्टर्ड ऑस्ट्रेलिया में बहती है, ये कोल्ड विंड है। फिर आता है दूसरा टॉपिक, आर्द्रता, नमी। वायु में उपस्थित अदृश्य जल की मात्रा या जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। इसे हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। आर्द्रता क्षमता, एक निश्चित तापमान पर वायु के कुल ग्रहण करने की क्षमता। एक निश्चित तापमान पर वायु के कुल जल ग्रहण करने की क्षमता को आर्द्रता क्षमता कहते हैं। तापमान बढ़ने पर वायु की आर्द्रता क्षमता बढ़ती है तथा कम होने पर कम होती है। आर्द्रता के प्रकार, निरपेक्ष आर्द्रता एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, दिए हुए आयतन में उपस्थित कुल जलवाष्प को दिए गए आयतन में उपस्थित कुल जलवाष्प के भार या मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे ग्राम पर मीटर क्यूब से मापा जाता है। फिर विशिष्ट आर्द्रता, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, दी हुई 1 kg वायु में उपस्थित जलवाष्प के कुल भार या मात्रा को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। इसे ग्राम पर किलोग्राम में मापा जाता है। फिर सापेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा बटे वो उस वायु की कुल जल ग्रहण क्षमता गुणे 100 से इसे निकाला जा सकता है। इसे परसेंटेज में मापा जाता है। सापेक्षिक आर्द्रता 100% होने पर वायु संतृप्त होती है, अतः यह वायु स्थिर होती है। फिर ऊष्मा बजट, सूर्य से आने वाली विकिरित ऊष्मा का पृथ्वी के द्वारा अवशोषण एवं पुनः विकिरण करने की साम्य अवस्था को पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहते हैं। यदि सूर्य से आने वाली ऊष्मा को 2 अरब इकाई में बांटें तो इसका 1 यूनिट पृथ्वी की ओर आता है। इसे सूर्य तप कहते हैं। सूर्य से आने वाली सूर्य तप की मात्रा को अगर 100 इकाई माना जाए तो उसमें से 35 यूनिट एल्बिडो होती है, अर्थात ऊष्मा की वह मात्रा जो पृथ्वी के द्वारा अवशोषित न होकर परावर्तित हो जाता है, इसे एल्बिडो कहते हैं। इन 35 में से 27 यूनिट बादलों के द्वारा, 6 यूनिट बाह्य वायुमंडल से एवं 2 यूनिट हिमाच्छादित क्षेत्रों से परावर्तित होते हैं। शेष 65 यूनिट में से 14 यूनिट निचले बादलों के द्वारा अवशोषित होते हैं एवं 51 यूनिट पृथ्वी के द्वारा अवशोषित होता है। यह 51 इकाई अलग अलग माध्यम से अंतरिक्ष में लौटती है। इसमें से
19 यूनिट वाष्पीकरण से, 9 यूनिट संवहन से तथा 6 यूनिट चालन विधि से बादलों के द्वारा अवशोषित होते हैं। इस प्रकार हमारे वायुमंडल में बादलों के द्वारा कुल 48 यूनिट अवशोषित एवं विकिरित होते हैं। शेष 17 यूनिट विकिरण के माध्यम से सीधे अंतरिक्ष में प्रवेश करते हैं। फिर है संघनन। संघनन क्या है? वाष्पीकरण की विपरीत प्रक्रिया है संघनन। इसमें जलवाष्प पुनः जलबूंद या हिमकण के रूप में परिवर्तित होता है। संघनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप बादल बनते हैं। उषांक, वह तापमान जिस पर संघनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप जल बूंद का निर्माण होता है उसे उषांक बिंदु कहते हैं। ड्यू पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक, वह तापमान जिस पर संघनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप जल बूंद में परिवर्तित न होकर हिमकण में परिवर्तित होता है उसे हिमांक बिंदु कहते हैं। संघनन के रूप। ओश, ड्यू, सामान्यतः है शीतकाल में धरातल पर स्थित पत्तियों, घास एवं अन्य ठोस वस्तुओं पर संघनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप जल बूंद निर्मित होते हैं, इसे ही ओश कहा जाता है। फिर पाला या तुषार, फ्रॉस्ट, यदि किसी ओश की प्रक्रिया हिमांक बिंदु पर होती है तब पत्तियों पर जल बूंद की जगह हिमकण होते हैं, इसे ही तुषार कहा जाता है। कोहरा, फॉग, यह निम्न स्तरीय बादल है जिसमें दृश्यता कम हो जाती है। कोहरे में 200 मीटर से अधिक दूर वस्तुओं को देखना कठिन हो जाता है। कुहासा, यह भी एक प्रकार का कोहरा है किंतु इसमें दृश्यता 1 किलोमीटर से अधिक होती है। वर्षा, बादलों से अतिरिक्त जल जब जल बूंद के रूप में धरातल पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सतह पर आते हैं तो इसे वर्षा कहते हैं। वर्षा के प्रकार। संवहनी वर्षा, यह विषुवतीय प्रदेशों में वायु के तीव्र संवहन से होने वाली वर्षा है। वाताग्री या चक्रवाती वर्षा, यह वाताग्री वर्षा है जो उपध्रुवीय प्रदेश में 55 से 65 डिग्री अक्षांशों में होने वाली वर्षा है। फिर पर्वतीय वर्षा, पर्वतीय क्षेत्रों में पवनों के टकराने से जो वर्षा होती है उसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं। पर्वतों के जिस ढलान पर पवनें टकराकर वर्षा कराती हैं उसे पवनाभिमुख ढाल कहते हैं, जबकि इसका विपरीत ढलान पवनाभिमुख ढलान कहलाता है। यहाँ ठंडी एवं शुष्क हवाएं नीचे उतरती हैं अतः यहाँ ज़्यादा वर्षा नहीं होती। यह क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। चक्रवात, साइक्लोन, ऐसी मौसमी परिघटना जिसके केंद्र में निम्न दाब तथा परिधि की ओर उच्च दाब होता है चक्रवात कहते हैं। चक्रवात में पवनें बाहर से अंदर की ओर आती हैं। दिशा, उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होता है, ये घूमता है, और जो दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन। शीतोष्ण चक्रवात में अंतर। ट्रॉपिकल साइक्लोन 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों में बनने वाले हैं और जो टेम्परेट साइक्लोन है ये 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य बनते हैं। 0 से 5 डिग्री के मध्य चक्रवात नहीं बनते क्योंकि कोरियोलिस बल प्रभाव नगण्य होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन सामान्यतः है गर्म पवनों से निर्मित होते हैं और जो टेम्परेट साइक्लोन होते हैं यह विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों के मिलने से बनता है ये टेम्परेट साइक्लोन। फिर है ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है यह समुद्र पर निर्मित होते हैं। समुद्री सतह का तापमान सामान्यतः 27 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक होना चाहिए, जबकि टेम्परेट साइक्लोन यह समुद्र एवं महाद्वीप दोनों पर निर्मित हो सकते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन सामान्यतः ग्रीष्मकाल में बनते हैं और जो टेम्परेट साइक्लोन है यह किसी भी ऋतु में बन सकते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन कुछ किलोमीटर से 600 किलोमीटर तक चौड़े हो सकते हैं, जबकि टेम्परेट साइक्लोन 1600 किलोमीटर से 3200 किलोमीटर तक चौड़े हो सकते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन पवनों की गति उसके केंद्र के समीप 100 से 420 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है और जो टेम्परेट साइक्लोन होता है इसके पवनों की गति 40 से 50 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। ट्रॉपिकल साइक्लोन विनाशक होते हैं जबकि टेम्परेट साइक्लोन गैर विनाशक होते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन में मूसलाधार गर्जन, चमक, आंधी तूफान के साथ वर्षा होती है, जबकि टेम्परेट साइक्लोन में सामान्य वर्षा होती है। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है व्यापारिक पवनों के द्वारा निर्देशित या संचरित होते हैं और जो टेम्परेट साइक्लोन है यह पछुआ पवनों के द्वारा संचरित होते हैं।
ट्रॉपिकल साइक्लोन सामान्यतः महाद्वीप के पूर्वी तट को प्रभावित करते हैं और टेम्परेट साइक्लोन महाद्वीप के पश्चिमी तट को प्रभावित करते हैं। फिर आता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन। इसमें क्या होता है कि चक्षु जो साइक्लोन का जो आई होता है, चक्षु होती है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात का सबसे शांत क्षेत्र होता है। और जो चक्षु भित्ति आई वाल होती है, यह सबसे आई वाल जो है, चक्षु भित्ति जो है, सबसे खतरनाक, विनाशक, सबसे सक्रिय क्षेत्र होता है। पवनों की सर्वाधिक गति भी चक्षु भित्ति आई वाल पर ही होती है। फिर आता है प्रति चक्रवात, एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन जो है साइक्लोन से एकदम उल्टा, विपरीत प्रक्रिया होती है। इसमें केंद्र में इसमें उच्च दाब होता है, बाहर की ओर निम्न दाब होता है। पवनें अंदर से बाहर की ओर प्रवाहित होती हैं प्रति चक्रवात में। उत्तरी गोलार्ध क्लॉकवाइज होता है और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज पवन घूमती हैं। यहाँ मौसम साफ होता है एवं वर्षा अत्यंत कम होती है। इस क्षेत्र में वायुस्थल का निर्माण होता है। फिर आते बादल कौन कौन से हैं? पक्षाब बादल सर्वाधिक ऊंचाई पर बनते हैं। इन्हें मोतियों की माता कहा जाता है। लहरनुमा होते हैं ये बादल, श्वेत रंग के होते हैं, वर्षा नहीं होता। फिर आता है पक्षाब कपासी। यह कपास के ढेर जैसे झुंड में बनते हैं। रंग श्वेत होता है एवं बारिश नहीं होती है। मैक्रेल मछली की तरह दिखाई देता है पक्षाब कपासी बादल। पक्षाब स्तरीय यह बृहद क्षेत्र में चादर की भांति फैले होते हैं। इसके आने से सूर्य के चारों ओर आभमंडल का निर्माण होता है। साथ ही निकट भविष्य में चक्रवात के आने का सूचक होते हैं। मध्य स्तरीय मेघ, इनकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 2 से 6 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 2 से 4 किलोमीटर होती है। ये 2 प्रकार के होते हैं। मध्य स्तरीय मेघ यह बृहद चादर के रूप में फैले होते हैं। इनका रंग भूरा तथा यह बूंदाबांदी करते हैं। फिर है मध्य कपासी अल्टोक्यूमुलस। यह बृहद कपास के ढेर या गोभी के फूल जैसे दिखाई देते हैं। भूरे रंग के बादल एवं बूंदाबांदी कराते हैं। इनकी गोलाकार आकृति काफ़ी बड़ी होती है। अक्सर इन मेघों की छाया धरातल पर दिखाई देती है। निम्न स्तरीय मेघ, यह मेघ सतह से 2 किलोमीटर के मध्य बनते हैं। यह निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। कपासी वर्षक मेघ, ये लंबवत बादल होते हैं जिनकी ऊंचाई सतह से 18 किलोमीटर तक ऊंची हो सकती है। अत्यंत गहरे एवं काले बादल होते हैं। यह सीमित क्षेत्र में कम समय में मूसलाधार बारिश करते हैं। इन्हें संवहनी बादल भी कहते हैं। इनका निर्माण चक्रवातों के समय भी होता है। फिर है वर्षक स्तरीय मेघ, यह क्षैतिज बादल होते हैं जो बृहद क्षेत्र में दीर्घकालिक वर्षा करते हैं। इनका रंग गहरा एवं काला होता है। कपासी मेघ, यह गुंबद आकार के होते हैं। इनसे भी थोड़ी बारिश होती है। फिर है कपासी स्तरीय मेघ, यह बृहद कपास के ढेर के जैसे बादल होते हैं। इनसे भी बूंदाबांदी होती है। स्तरीय मेघ यह धरातल के निकट कोहरे के समान बादल होते हैं। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मानसूनी जलवायु मुख्यतः 3 ऋतुएं होती है। मानसूनी जलवायु में भारत की जलवायु ये 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। भारत में औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर होती है और एमपी में 112 सेंटीमीटर। भारतीय मानसून अरबी भाषा के शब्द मौसम से लिया गया है। मौसम का शाब्दिक अर्थ होता है पवनों का व्युत्क्रमण, पवनों का पलटना या पवनों की दिशा में परिवर्तन। मानसून का आगमन 1 से 7 जून के मध्य समांतर प्रवेश करता है। प्रवेश भारत में अंडमान निकोबार में सबसे पहले प्रवेश करता है। मुख्य भूमि सबसे पहले मालाबार तट पर प्रवेश करता है। मानसून प्रस्फोटन, यह मालाबार तट पर मानसून के आने की समय की घटना है। अर्थात 1 से 7 जून के मध्य मानसून का केरल के तट पर अचानक प्रवेश जो घनघोर वर्षा, बादल फटना, बाढ़ आदि तूफान को जन्म देता है। मानसून पूर्व वर्षा, प्री मानसून शावर, अप्रैल मई में भारत के तटीय भाग पर होने वाली रिमझिम वर्षा को मानसून पूर्व वर्षा कहते हैं। इस वर्षा को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कर्नाटका तट, कन्नड़ तट या केंद्र तट में इसे कॉफ़ी वर्षा, चेरी ब्लॉसम के नाम से जाना जाता है। चेरी के फूल कॉफ़ी में फूल खिलते हैं। केरल और तमिलनाडु मालाबार तट पर आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। पूर्वी तट पर नवरेस्टा के नाम से जाना जाता है। वेस्ट बंगाल और ओडिशा में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है और असम में बारदोली छिरहा के नाम से असम में जाना जाता है।
मानसून के संबंध में सिद्धांत। तापीय सिद्धांत, चिरसम्मत सिद्धांत, परंपरागत सिद्धांत। थर्मल थ्योरी किसने दी थी? एमंड हैली ने दिया था। गतिक सिद्धांत एच फॉन ने दिया था। जेट स्ट्रीम थ्योरी पी कोटेश्वरम ने दिया था। उपोष्ण जेट पवन मानसून लौटता मावट कहते हैं उसे। और उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट पवन, इसे भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून मजबूत होता है जेट पवनों से। 1 से 7 जून के मध्य। वर्षा कहाँ कहाँ कैसे प्राप्त होती है? केरला तट पर 300 से 400 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है। कर्नाटक तट में 250 से 300 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है। कोंकण तट पर 200 सेंटीमीटर। काठियावाड़ में 60 से 80 सेंटीमीटर। कच्छ में 40 से 60 सेंटीमीटर। सुदूर पश्चिम क्षेत्र में 25 सेंटीमीटर। राजस्थान के पूर्वी तट में 25 से 50 सेंटीमीटर। राजस्थान का पूर्वी तट पे 60 से 80 किलोमीटर। राजस्थान के पश्चिमी भाग में 25 से 50 सेंटीमीटर। सुदूर पश्चिम में 25 सेंटीमीटर। फिर मालवा क्षेत्र में 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है। दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में 150 सेंटीमीटर वर्षा। मैकाल क्षेत्र में 125 से 150 सेंटीमीटर वर्षा। बघेलखंड क्षेत्र में 125 से 150 सेंटीमीटर वर्षा। रियोपन्ना पठार में 100 से 125 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है। और बुंदेलखंड में 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है। मध्य भारत में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त होती है। बंगाल की खाड़ी से कोरोमंडल तमिलनाडु तट पर बंगाल की खाड़ी से कोरोमंडल तमिलनाडु तट पर 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है। पूर्वी तट पर 100 से 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है। शिलांग पठार पर 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। पूर्वोत्तर भारत में लगभग 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अरुणाचल प्रदेश में 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। सिक्किम दार्जिलिंग पहाड़ी में 150 सेंटीमीटर वर्षा। तराई क्षेत्र में 100 से 120 सेंटीमीटर वर्षा। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में 100 से 120 सेंटीमीटर वर्षा। जम्मू कश्मीर में 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा। लेह लद्दाख में 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा। भारत में सबसे कम वर्षा लेह लद्दाख में होती है, 20 सेंटीमीटर से कम। दंडकारण्य में 150 सेंटीमीटर वर्षा। छोटा नागपुर पठार में 100 से 120 सेंटीमीटर वर्षा। सुंदरबन डेल्टा में 100 से 120 सेंटीमीटर वर्षा। गंगा के मैदान में 100 से 120 सेंटीमीटर वर्षा। किंतु पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। गंगा के मैदान में वर्षा अंडमान सागर में बनने वाले छोटे छोटे चक्रवातों से होती है। लौटता हुआ मानसून, इसे उत्तर पूर्वी मानसून या शीतकालीन मानसून भी कहते हैं। लौटते हुए मानसून की सर्वाधिक वर्षा कोरोमंडल तट तमिलनाडु तट पर होती है, लगभग 100 सेंटीमीटर। नीलगिरी एवं दक्षिण पूर्वी कर्नाटक में 8 से 10 सेंटीमीटर तथा आंध्र तट पर 10 से 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है। पछुआ या पश्चिमी विक्षोभ, यह उपोष्ण जेट पवन के द्वारा लाया गया विक्षोभ है जो दिसंबर से फरवरी के मध्य उत्तर भारत में वर्षा कराता है। यह जेट पवन भूमध्य सागर पर बनने वाले चक्रवात को भारत की ओर लाती है। यह चक्रवात काला सागर, कैस्पियन सागर तथा फारस की खाड़ी से जल ग्रहण करता है, इसलिए इसे वाताग्रीय वर्षा या जेट पवन से होने वाली वर्षा भी कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे मावट कहते हैं। यह विक्षोभ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड में हिमवर्षा करता है। यह मावट रबी की फसल के लिए अच्छी मानी जाती है, विशेषकर सरसों, गेहूँ, मक्का एवं चने के लिए। मानसून ब्रेक, मानसून विच्छेदन, एक बार मानसून आने के बाद 1 सप्ताह या उससे अधिक दिनों के लिए वर्षा न होना मानसून ब्रेक कहलाता है। भारत के जलवायु प्रदेश कोपेन के अनुसार कोपेन के जलवायु वर्गीकरण 1918 में संशोधन हुआ था। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण 1918 में आया था, संशोधन इसमें 1936 में हुआ था। अनुभाविक वर्गीकरण है। कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण को दो तत्वों को शामिल किया है जलवायु वर्गीकरण में, वर्षण और तापमान को। वर्षण एवं तापमान के आधार पर कोपेन ने वनस्पतियों का निर्धारण किया है। FF मतलब साल भर वर्षा, M मतलब मानसूनी वर्षा, ग्रीष्मकालीन वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक, W मतलब सवाना जलवायु, ग्रीष्मकालीन वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम, S मतलब शीतकालीन मानसून, शीतकालीन वर्षा तथा ग्रीष्मकालीन शुष्कता। जलवायु वर्गीकरण के भारत के संदर्भ में कोपेन ने 5 तरह से दिया जलवायु वर्गीकरण 4 प्रकार के ताप के आधार पर और 1 प्रकार वर्षण के आधार पर। उष्णकटिबंधीय को A नाम दिया है ताप के आधार पर। इसमें ठंडे महीनों का टेम्परेचर 18 डिग्री से अधिक नहीं होता। फिर B नाम दिया है शुष्क क्षेत्रों को वर्षण के आधार पर, वर्षण कम होता है, वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है। फिर C नाम दिया है कोष्ण या उपोष्ण क्षेत्र को ताप के आधार पर। ठंडे महीने का तापमान -3 से -18 डिग्री के बीच होता है इसमें। फिर D नाम दिया है हिम वन या उपध्रुवीय क्षेत्र को ताप के आधार पर।
ठंडे महीने का तापमान -3 डिग्री सेल्सियस से कम कम होता है इसमें मतलब। फिर ई नाम दिया है ध्रुवीय शीत वाले क्षेत्र में ताप के आधार पर ई नाम दिया है। वर्ष भर तापमान जहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस कम हो वहाँ पर ई नाम दिया गया है। ए उष्णकटिबंधीय ठंडे महीने 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होगा। एफ क्या है, वो सालों भर वर्षा भारत में प्राप्त नहीं होता है भूमध्य रेखा डोलराम के कारण। फिर एम मानसूनी वर्षा, ग्रीष्मकालीन वर्षा अधिक 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। शीतकालीन शुष्कता 4 सेंटीमीटर, पश्चिमी घाट एवं तट। फिर आता है सवाना, ग्रीष्मकालीन वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम, काठियावाड़ दक्षिण मध्य प्रदेश में। एएस शीतकालीन वर्षा एवं ग्रीष्मकालीन शुष्कता, कोरोमंडल तट। एएस प्रकार की जो वनस्पति है वो इसे तमिलनाडु तट में पाई जाती है। एएम मानसूनी प्रकार की यहाँ पाई जाती है केरला तट में, केरला पश्चिमी घाट में। और एडब्ल्यू प्रकार की वो इधर पाई जाती है आंध्रा वगैरह में, आंध्रा उड़ीसा एरिया में। सीडब्ल्यू जो होती है उत्तर भारत में पाई जाती है, उत्तर भारत के इलाकों में। और पूर्व उत्तर भारत में। डीएफ जो अरुणाचल प्रदेश के इलाके में पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश तिब्बत में। ई जो है सिक्किम, ई जो है वो उत्तराखंड और उधर पाई जाती है मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में। BWH राजस्थान में। VSH सुदूर राजस्थान में। अर्ध मरुभूमि, अर्ध शुष्क, वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर। BS शुष्क, H मतलब शुष्क। BSH अरावली के पश्चिम में कच्छ तथा दक्षिणी पंजाब हरियाणा में यह पाया जाता है। शीत ऋतु को कैसे डिनोट करते हैं, BS के मतलब भारत में नहीं पाया जाता। 25 डिग्री सेल्सियस से कम उष्ण H। BWH थार मरुस्थल, राजस्थान का सुदूर पश्चिमी भाग जैसलमेर बाड़मेर इलाका को BWH कहते हैं। शीत ऋतु BW के भारत में नहीं पाया जाता। CS शीतकालीन वर्षा एवं ग्रीष्मकालीन शुष्कता भारत में नहीं पाई जाती। CW ग्रीष्मकालीन वर्षा शीतकालीन शुष्कता, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग, गंगा का मैदान, छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर, उत्तर भारत। CFA सालों भर वर्षा एवं ग्रीष्मकालीन तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता, मतलब भारत में नहीं पाया जाता। फिर है CFB सालों भर वर्षा एवं तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से कम, भारत में नहीं पाया जाता। फिर DF हिमवन, ठंडे महीने का तापमान -3 डिग्री सेल्सियस से कम, DF मध्यकालीन भारत। DW ग्रीष्मकालीन वर्षा भारत में नहीं पाई जाती। फिर DF सालों भर वर्षा, यह सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी हिमालय में पाई जाती है। फिर आता है E वर्ष भर तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होगा, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में।